फिजिकल एजुकेशन की डिसिप्लिनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द बॉडी, उसी के क्रम में कि शरीर की दिव्य पूर्णता में परिवर्तन कैसे किया जाए, मानवीय जो परिवर्तन है, पूर्णता है उसका, ह्यूमन परफेक्शन का डिवाइन परफेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाए। हमारे शरीर के साथ व्यवहार करने के लिए, इसके भरण पोषण एवं इसे तंदुरुस्त रखने के लिए, इसका सुधार करने और इसे स्वास्थ्य की जिस पद्धति का हम उपयोग, वह पूर्णतः हम चेतना की जिस अवस्था में हैं उस पर निर्भर करती है कि वो ही योग पद्धतियां, वो ही सारी चीज एक व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती हैं। वो ही पद्धतियां, वो ही सारी चीजें, वो ही अनुशासन अगर चेतना की एक दूसरी अवस्था में व्यक्ति हो तो कोई आवश्यक नहीं है कि उसके लिए लाभकारी हो। इनफैक्ट हो सकता है वो उसके लिए नुकसानदायक हो, क्योंकि हमारा शरीर हमारी चेतना का ही एक यंत्र, और यह चेतना इस पर सीधा कार्य कर सकती है और इससे जो चाहती है वो प्राप्त कर सकती है। इसलिए यदि तुम साधारण भौतिक चेतना में हो, यदि तुम चीजों को साधारण भौतिक चेतना की दृष्टि से देखते हो, उनके बारे में साधारण भौतिक चेतना से विचार करते हो, तो साधारण भौतिक साधन ही होंगे जिनका तुम्हें अपने शरीर पर क्रिया करने हेतु प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आप एक सामान्य चेतना में हो तो शरीर साथ व्यवहार करने के लिए आपको जो साधन उपलब्ध होंगे वो भी एक सामान्य चेतना के अनुकूल ही। इसीलिए योगी और जो लोग चेतना के स्तरों के ऊपर आरोहण करते जाते हैं, उनको भोजन की या उन प्रक्रियाओं की जिन्हें हम एसेंशियल या इंडिस्पेंसेबल मानते हैं शरीर के लिए, वो उसको डू अवे विथ भी कर सकते हैं, जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। ये भौतिक पद्धतियां एक पूरा का पूरा विज्ञान है जो मानव अस्तित्व के हजारों वर्षों में संचित अथवा संग्रहित हुई हैं। यह विज्ञान बहुत जटिल है, इसकी प्रक्रियाएं अनगिनत, पेचीदा और अनिश्चित, प्राय परस्पर विरोधी, नित्य वर्धनशील और लगभग पूर्ण रूप से सापेक्षिक हैं। सापेक्षिक मतलब रिलेटिव, कि बच्चे को क्या करना चाहिए, बूढ़े को क्या करना चाहिए, सबके लिए अपने अपने तरीके के नियम हैं। इवन अगर सतही रूप से देखा जाए तो वो ही एक्सरसाइजेस एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो और एक अवस्था में बेनिफिशियल हो उसी व्यक्ति के लिए, जैसे ही उसकी शारीरिक अवस्था भी बदल जाती है उसके साथ साथ उसका आहार विहार सारी चीजें उसके अनुकूल, उसके अनुरूप बदल जाती हैं। फिर भी इससे बड़े सुनिश्चित परिणाम प्राप्त किए गए हैं। जब से शारीरिक शिक्षण एवं संवर्धन एक महत्वपूर्ण विषय कार्य क्षेत्र बन गया है, तब से इस विषय में बहुत से परीक्षण, अध्ययन और निरीक्षण जुड़ते गए हैं, जो हमें अपने भोजन, क्रियाकलाप, व्यायाम तथा समस्त जीवन के बाहरी व्यवस्थापन को नियंत्रित करने में समर्थ बनाते हैं। कि हमको भोजन किस तरीके का कितना करना चाहिए, क्या क्रियाकलाप शरीर के अनुकूल होने चाहिए, इसके बारे में बहुत गहरा अध्ययन, परीक्षण, निरीक्षण ये ओवर टाइम जुड़ते गए हैं और एक पर्याप्त आधार प्रदान करते हैं जिससे कि लोग इनका अध्ययन और सख्ती से पालन करना चाहते हैं, उन्हें अपने शरीर को स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने, यदि उसमें कोई दोष है तो उन्हें सुधारने और इसकी सामान्य अवस्था को समुन्नत करने का सुअवसर प्राप्त हो और ऐसे परिणाम भी प्राप्त हो जो कभी कभी तो बहुत ही अद्भुत होते हैं। तो आप देखिए, जो जिम्नास्ट हैं या कई लोग हैं, वो अपने शरीर को जितना साध लेते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट्स हैं, ये किस किस तरीके के काम अपने शरीर से करवा लेते हैं जो सामान्य रूप से हमें बहुत ही चमत्कार प्रतीत होते हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कह सकती हूं कि यह बौद्धिक मानवीय विज्ञान जैसा कि यह वर्तमान में है, सत्य को प्राप्त करने के लिए अपने सच्चे प्रयत्न में अधिकाधिक
और आश्चर्यजनक रूप में आत्मा के मूल सत्य के निकट आता जा रहा है। और ऐसी एक गति का पूर्वानुमान करना असंभव नहीं है जिसमें ये दोनों मूल सत्य के एक बहुत गहरे और बहुत घनिष्ठ ज्ञान में एक हो जाएंगे। इस प्रकार उन सभी के लिए जो भौतिक स्तर पर और भौतिक चेतना में निवास करते हैं, भौतिक साधन और प्रक्रियाएं ही हैं जिन्हें अपने शरीर के साथ व्यवहार करने में उपयोग में लाना पड़ता है। कि पर्टिकुलर आपके कोई रोग है, तो अगर आप एक सामान्य सतही चेतना में हो तो आपको उसके लिए जो भी आवश्यक साधन है, मेडिकल है या जो भी चीजें हैं, वो आवश्यक हैं। पर जैसे ही आप एक डीपर चेतना में जाना शुरू कर देते हो, धीरे धीरे क्या होता है कि आपके जो साधन है वो और सूक्ष्म होते जाते हैं। इसीलिए आश्रम के अंदर आप देखिए कि कुछ लोग माँ को पत्र लिखते थे और उस पत्र के जवाब के अंदर जवाब आने से पहले ही माँ की कृपा से और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते थे। कितने कितने ऐसे अपने को उदाहरण मिलते हैं जिसके अंदर किन्हीं भौतिक जो मेडिसिन है या और चीजें हैं उनकी आवश्यकता नहीं रहती, और उसके बिना ही जो सूक्ष्म तरीके हैं, जैसे आप सूक्ष्म तरीकों के प्रति ओपन होते हो तो ये आप पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो ये किस तरीके से वर्क करेंगे ये इसके ऊपर निर्धारित होगा कि आप चेतना की किस स्थिति के अंदर हो। और चूंकि अधिकांश मनुष्य यहां तक कि आश्रम में भी एक ऐसी चेतना में रहते हैं जो पूरी तरह भौतिक न सही पर मुख्यतः है भौतिक ही, तो उनके लिए यही अधिक स्वाभाविक है कि वे शरीर की सुरक्षा के लिए भौतिक विज्ञान द्वारा बताए गए सिद्धांतों का अनुसरण। तो अभी तक अगर आप स्विचिंग नहीं हुई है किसी डीपर चीज के ऊपर, तब तक तो जो उन्हीं का अनुसरण और पालन आवश्यक है। अब श्री अरविंद हमें जो शिक्षा देते हैं उसके अनुसार यह एक अंतिम उपलब्धि नहीं है, ना ही यह वह आदर्श है जिस तक हम उठना चाहते हैं। इससे ऊंची एक अवस्था है जिसमें चेतना अभी भी अपने क्रिया व्यवहारों में मुख्यतः या अंशतः मानसिक रहते हुए भी आध्यात्मिक जीवन के लिए अपनी अभीप्सा में उच्चतर क्षेत्रों की ओर पहले से खुली होती है और अतिमानसिक प्रभाव के प्रति भी खुली होती है। जैसे ही यह उद्घाटन होता है, व्यक्ति उस अवस्था के परे चला जाता है जिसमें जीवन विशुद्ध रूप से भौतिक होता है। जब मैं भौतिक कहती हूं तो मैं उसमें समस्त मानसिक और बौद्धिक जीवन को और सभी मानवीय उपलब्धियों को, यहां तक कि अत्यंत विलक्षण उपलब्धियों को भी सम्मिलित कर लेती हूं। मैं एक ऐसे भौतिक की बात कर रही हूं जो मानव क्षमताओं का शिखर हो। उस पार्थिव एवं भौतिक जगत की जीवन की बात कर रही हूं जिसमें मनुष्य मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से उच्च प्रकार के मूल्यों को अभिव्यक्त कर सकता है। वर्तमान समय में पृथ्वी पर यह स्थिति उन लोगों द्वारा प्राप्त की जा सकती है जिन्होंने अभिव्यक्त होती अतिमानसिक शक्ति को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार किया है। और उस अवस्था में, चेतना की उस अवस्था में, शरीर पहले जिस स्थिति में था उसकी अपेक्षा कहीं अधिक श्रेष्ठ स्थिति से लाभ उठा सकता है। वह सत्ता के मूल सत्य के साथ इस हद तक सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है कि सहज रूप से हर क्षण सहज बोध या अंतर्ज्ञान से यह जान ले कि क्या करना है और कि वह इसे कर सकता है। देखिए इसके अंदर यूं तो इसमें और चीजें गहरी हैं, पर इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें बेसिक के अंदर क्या बात है कि जैसे जैसे आप चेतना के डीपर लेवल्स के ऊपर जाते हैं तो आपका शरीर भी धीरे धीरे स्थूल चीजों की बजाय सूक्ष्म चीजों के प्रति खुल जाता है, और उसके अंदर जो पहले आपके समस्याएं थी उनका निराकरण या उनका समाधान एक डीपर चेतना से होना शुरू हो जाता है।
इसी का एक उदाहरण अगर लें तो हम, जो दिलीप कुमार रॉय ने पुस्तक लिखी है योगी श्री कृष्ण प्रेम, उनके जीवन का एक हमको वृत्तांत मिलता है, जिसके अंदर की कृष्ण प्रेम जो है उनके पांव के अंदर कीड़ा काट गया। अब जो फिजिकल साइंस है उसके मेडिकल साइंस उसके तरीके से उन्होंने उसका पूरा उपचार किया, फिर भी इतना आगे से आगे वो जहर बढ़ता गया पांव का कि एक समय ऐसा आया जिसमें ये लगा कि इनका पांव काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शरीर के अंदर इसका जहर फैलता जाएगा। अब उनकी गुरु जो थी यशोदा माँ, उन्होंने कहा कि तुमको मेरे पे विश्वास है? कहते हाँ। तो कहते ये सारी दवाइयां बंद कर दो और चरणामृत लिया करो। अब कोई भी मेडिकल साइंस तो इस चीज को बिल्कुल वाहियात बताएगी या बिल्कुल अनसाइंटिफिक बताएगी, पर एक डीपर फेथ उनका जो है उसके कारण सहज रूप से उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपने सारे उपचार जो भी वो कर रहे होंगे उस समय, वो सारे बंद कर दिए। उस स्थिति के अंदर जब ये स्थिति आ रही है कि उनका पांव कटने को तैयार हो रहा है, अब इससे ज्यादा और क्या स्थिति होगी। पर एक कोई अंदर चीज ऐसी है जिसने सहज और तत्क्षण ये स्वीकार कर लिया, और उन्होंने सारी दवाइयां वगैरह बंद करके और उनका चरणामृत लेना शुरू किया, और कुछ समय बाद के अंदर उससे ठीक भी हो गए। इतने ऐसे ही कितने कितने हमको उदाहरण इवन माँ के मिलते हैं, जहां असाध्य रोग भी जो है माँ की एक कृपा दृष्टि से, देखने मात्र से, उनके एक खाली किसी भाव के आदान प्रदान से, पत्र के आदान प्रदान से, और वो सारी चीजें ठीक हो जाती है। इससे क्या पता चलता है कि हम भौतिक को जिस तरीके से समझते हैं, सोचते हैं, श्री अरविंद का रिकॉर्ड ऑफ योग तो इसी चीज का पूरा पूरा अभिलेख हमको देता है। एक जगह श्री अरविंद ये कह रहे हैं 4 साल हो गए मेरे को कि मैंने मुंह धोने का या मंजन करने का कोई भी साधन काम में नहीं लिया, और मेरे दांत पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा साफ, और कोई भी उनमें ऐसा कोई दोष नजर नहीं आता कि इसमें कोई गंध आ रही हो या कोई ऐसी चीज हो। तो इसलिए फिजिकल जो है वो सीधे सीधे रेस्पॉन्सिव है आप किस आंतरिक चेतना के अंदर निवास करते हैं उससे। तो श्री अरविंद के ये सारे परीक्षण, भाई हम ये तो कह नहीं सकते कि ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी की ये बातें हैं, पुरानी तकियानुसी बातें हैं। श्री अरविंद ने तो रिकॉर्ड तो इसी चीज का पूरी अपनी 2 वॉल्यूम मोटे वॉल्यूम के अंदर उन्होंने जितने परीक्षण किए हैं, तुरंत उससे ये साफ साफ पता चलता है कि भौतिक को हम जिस तरीके से सोचते समझते हैं उसका दायरा उससे कहीं ज्यादा है, उससे बहुत ज्यादा उसका बड़ा दायरा है, और वो सीधे सीधे रेस्पॉन्सिव है आपकी जो डीपर चेतना है उसके प्रति। जो जो आप गहराई में जाते जाते हैं, आपकी भौतिक चेतना भी उस चीज को रिफ्लेक्ट करने लगती है। तो जो नियम विधान शरीर के ऊपर जो पहले लागू होते थे, अगर वो नहीं होते तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता, फिर तो डीपर या किसी भी चेतना का या किसी भी बात का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। तो इसलिए हम जिस एक बहुत संकीर्ण या एक बद्ध चेतना के अंदर, एक छोटी चेतना के अंदर एक बहुत सीमित दायरे में रहते हैं, हमारे पास ये संभावना है कि चेतना में आरोहण हो, और उस आरोहण से खाली भौतिक चेतना ही नहीं, आपके मन प्राण शरीर और जितने भी और भी आपके स्तर और लेयर्स हैं चेतना के, उनके अंदर सबका डायनेमिज्म चेंज हो जाता है आत्मा के विधान के आने से। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, इसमें पूरा डिटेल्ड डिस्कशन तो शारीरिक जो शिक्षा है अपनी, ये पुस्तक है मैनिफेस्टो का अनुवाद है, उसमें हिंदी के अंदर है, मैनिफेस्टो में आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। मेन बात इसके अंदर यही है कि आपकी जो चेतना है भौतिक की, आप उसको जिस भी तरीके से सोचते हैं समझते हैं वो उससे ज्यादा नमनीय है, और सीधे सीधे उसके ऊपर आपकी गहरी जो चेतना है, आंतरिक चेतना है, उसका उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्यों, बाकी तो इसके अंदर और गहराई में तो अब हर व्यक्ति के ऊपर अपने ऊपर है कि वो इसके साथ मतलब खुद की बॉडी के अंदर किस तरीके की आपकी भावनाएं हैं वो तुरंत उसके ऊपर असर डालती है, आपकी डीपर चेतना असर डालती है। या आप इसके साथ परीक्षण कीजिए
जब आपके नेगेटिव विचार आ रहे हो तो शरीर भी उस समय सारी एनर्जी खो बैठता है। जब आप उत्साह से भरे हो, आपकी चेतना प्रखर हो, तो वैसे ही आपके शरीर की भी जो क्रियाएं हैं उनमें सीधा सीधा असर तुरंत ही आ जाता है। तो इतने से हम इसको रोक सकते हैं। और इसके बाद में जो रिप्रेस डिजायर्स है, अगर इसके विषय में अभी कोई बात है तो वो कर सकते हैं, नहीं तो इसको स्नेहा रिप्रेस डिजायर्स पढ़ना शुरू करो। हाँ भैया, बट हाँ, repressed desires, all the desires that have been repressed without being dissolved try to seek satisfaction while the will is asleep. And as desires are veritable dynamic centers of formation, they tend to organize in and around us an assemblage of circumstances most favorable to their satisfaction. क्या मतलब हुआ है इसका? इनका दो पैराग्राफ का, क्योंकि ये तो पूरे जीवन भर यही समस्याएं रहती हैं। इसका हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं? भैया, बहुत मदर यहाँ कह रही हैं कि बहुत सारे हमारी ऐसी इच्छाएं होती हैं जिनको कि हमें सोचते हैं शायद गलत है, उनको फुलफिल नहीं करना चाहिए, तो बिना सोचे समझे हम बहुत सारी अपनी ऐसी डिजायर्स को सप्रेस कर देते हैं। ये समझती हूँ कि शायद ये गलत है, इनके एक्सप्रेशन से या तो मुझे नुकसान होगा या किसी दूसरे को नुकसान होगा, और उसका जो रियल कॉज है हम उस पे वर्क नहीं करके हम उसको मतलब ऐसे उनको दबा देते हैं। और लेकिन ये जो डिजायर्स है वो जब हम स्लीप मतलब जब हम अवचेतन में चले जाते हैं ऐसे कह सकते हैं, या जब हम कॉन्शियस नहीं होते हैं, तब ये जो डिजायर्स हैं वो उस स्टेट में अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करती हैं। और ये जो डिजायर्स हम असली जब हम स्लीप सो की रहे बात नहीं होते कर हैं, रहे, ये तो कह रहे हैं विल आपकी जो संकल्प शक्ति है, सोनी आप जिस टाइम अगर हाँ संकल्प शक्ति भी वो हाँ हाँ आपकी जो है अस्लीप हो, मत हाँ जब हम तो कॉन्शियस अपना नहीं हैं। सीख करती हैं। हाँ आप हाँ भैया सो रहे समझ हो, सकती। कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकल आप अस्लीप हो, हाँ जब पर हमारी ट्राई इच्छा टू सीक शक्ति। सेटिस्फेक्शन व्हाइल द विल इज अस्लीप। जब आपकी जो हम्म संकल्प शक्ति है हम्म वो हम्म जब अस्लीप हो, तब ये जो डिजायर है रिप्रेस्ड, वो हम्म अपना सेटिस्फेक्शन, वो अपनी तुष्टि सीख करती हैं। हम्म नींद में तो कर ही सकती हैं, हम्म इसीलिए नींद एक बहुत बड़ी स्कूल है, माँ कह रही है, क्योंकि इसमें आपको अपने कलर्स जो हैं आंतरिक वो पता चल जाते हैं कि अभी भी आप में कौन कौन सी चीजें हैं। एक्चुअल में तो ये बातें उनके ऊपर लागू होती हैं जो सेल्फ परफेक्शन की बात कर रहे हैं, या फिर कोई साधना में जीवन बिताने की। भाई कोई भी आदमी ये परफेक्शन की बात, तो जो सेल्फ परफेक्शन करना चाहता हो, सेल्फ एक्सीडिंग करना चाहता हो, अपना आत्म अतिक्रमण करना चाहता हो, वो ये बात करेगा, अदरवाइज तो रिप्रेस तो करेगा ही नहीं। सारा प्रयास तो विश्व के अंदर, सारी शिक्षा और सारा प्रयास तो इसी चीज का है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हमको साधन मिले, जिससे कि हमारी जो डिजायर्स हैं हम उनको कितना अधिक से अधिक फुलफिल कर पाए। भाई आज जितना भी समाज का, देश का आर्थिक और जो ढांचा है पॉलिटिकल, सारा का सारा इसी की वो इर्द गिर्द जो है गियर्ड अप है कि कैसे व्यक्ति की डिजायर्स को वो अधिकाधिक फुलफिल कर सके, उस सीमा तक कि वो दूसरों की डिजायर फुलफिल करने के जो राइट है उसको वायलेट न करे।
कि एक्स उतनी डिजायर्स तो फुलफिल करे, अब मेरे डिजायर ये आ गई कि मैं किसी के मकान के अंदर विस्फोट कर दूं, तो ये डिजायर तो मेरी फुलफिल, सरकार कहती है ये फुलफिल नहीं करने देंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई इसके अंदर। तो अदरवाइज आपकी जो जो डिजायर्स हैं इतनी लिमिट में आप उसको पूरा कर सकते हो कि हर जने को राइट है कि उसको ये साधन मिले कि वो अपनी डिजायर्स को पूरा का पूरा फुलफिल कर पाए। पाश्चात्य संस्कृति तो पूरी इसके ऊपर है, और हम भी उसका अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा साधन हम कैसे उपलब्ध कर सकते हैं कि हमारी डिजायर्स की ज्यादा से ज्यादा तुष्टि हो सके। और इसके अंदर किसी को कोई दोष भी नजर नहीं आता, इस सारा तंत्र इसी चीज के लिए है। और सब जितने भी विकास की या कोई भी बातें हम आज देखते हैं, उनका निष्कर्ष एकमात्र ये है, भी विकास मतलब वो कोई आत्मा की तो बात कोई कर ही नहीं रहा। आपका जो डीपर सेल्फ है, जिसमें सच्ची प्रसन्नता, आपके पास बाहरी सारे साधन हो पर भीतरी प्रसन्नता नहीं हो, तो वो साधन आपको काटने को दौड़ते हैं। आपके पास जो साधन, जिनसे सुख प्राप्त करने के जो सारे साधन जिसको कहा जाता है वो हो, पर आंतरिक चीज नहीं हो, अगर आप बिल्कुल पशु ही नहीं हो जो उस चीज से सेटिस्फाई हो सकता है बाहरी चीज से, और आपके अंदर अगर डीपर एस्पिरेशन हो, थोड़े से आप कल्टीवेटेड हो, तो वो सारे साधन तो आपको काटने को दौड़ेंगे। कोई आर्टिस्ट है और अगर उसको रोक दिया जाए कि आपको सारी चीज तो मिल रही है, अच्छा घर मिल गया, आपको पद प्रतिष्ठा मिल गई, भोजन मिल गया, पर वो कह देगा यही तो जीवन एकमात्र नहीं है। जीवन तो जैसे ही जैसे आप जितने कल्टीवेटेड होते हो, आपके डीपर इश्यूज खुलते जाते हैं जीवन के अंदर। तो सामान्य व्यक्ति तो, जो सतही व्यक्ति है, जितना ही आपके आउटर सेल्फ में आप रहते हो, उतना तो आप प्योरली अपनी जो डिजायर्स हैं उनके ही भरण पोषण की कोशिश करते हो। और डिजायर्स नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे डायनामिक सेंटर्स ऑफ फॉर्मेशन हैं, इनके अंदर अपनी एक शक्ति है। आपकी कोई डिजायर है, हालांकि आप सोचते हो आपकी डिजायर है, पर वो तो मानो एक पूरा तरंगों का समुद्र है, जिसमें से कोई भी तरंग आपको आके पकड़ लेती है, आपको लगता है ये आपकी है, और आप उस धुन में नाचने लगते हो। तो वो डायनेमिक सेंटर ऑफ फॉर्मेशन है, और वो क्या करती है, जितनी ही ज्यादा एकाग्र होंगी वो डिजायर्स, या जितनी ज्यादा आप उसको फॉर्मुलेट करते हो, तो वो क्या करेंगी, दे टेंड टू ऑर्गेनाइज इन एंड अराउंड अस, हमारे अंदर और हमारे चारों ओर वो किस चीज की व्यवस्था करेंगी, एन असेंबलेज ऑफ सर्कमस्टेंसेज मोस्ट फेवरेबल टू देयर सेटिस्फैक्शन। अब ये तो बहुत ज्यादा वैसे तो भयावह बात है। हम कहते हैं ऐसी सर्कमस्टेंसेज हो गई, ऐसी चीजें हो गई, मैं क्या करता। पर आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपके अंदर की जो डिजायर्स हैं और इतनी इतनी शक्तियां हैं, वो अपने अनुकूल वातावरण, सर्कमस्टेंसेस, सारी चीजें, आप कोशिश करोगे भगवान की तरफ जाने की या कोई ऐसा काम करने की, बाहर से आके कोई व्यक्ति आपको उसी समय ऐसा सजेशन दे देगा जो आपको बिल्कुल कन्विंस कर देगा कि आप जहां हो वहीं ठीक है, आप जिस एस्पिरेशन की बात कर रहे हो वो ठीक नहीं है। या आपके अंदर कोई रिप्रेस डिजायर है, या कोई ऐसी डिजायर है जिसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, तुरंत हो सकता है उसी दिन आपको कोई इंटरनेट पे ऐसा लेख मिले, या कोई एक ऐसी चीज आप पढ़ लो जिसमें आपकी वो जो डिजायर आप जिसको फुलफिल नहीं करने के लिए उसको रोक रहे थे, हो सकता है उसको उचित ठहराने के लिए आपको कोई ऐसी बात पता चले, कोई व्यक्ति आपको कहे कि नहीं आप जो कह रहे थे वो डिजायर नहीं है, वो तो करने लायक काम है, वो तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी साइकोलॉजी के लिए अच्छा है। पता नहीं आप लोग इस बारे में कॉन्शियस हैं या नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि ये बातें तो अराइज ही तब होती है जब आप अपनी डिजायर्स के ऊपर लगाम लगा के किसी उच्चतर अभिप्सा की ओर, उच्चतर जीवन की ओर जब आप मूव करते हो, तो ये चीजें आने लगती है। इस बारे में एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, दिलीप कुमार रॉय का। उन्होंने, क्योंकि बंगाली थे, बंगाली को तो जो है कहते हैं कि जन्म से ही जो है मछली
उनको तो कोई नॉन वेज का तो उसके अंदर सेंस ही नहीं होता कि मछली कोई नॉन वेज चीज भी है उस तरीके से। तो मछली उनको बहुत पसंद, अब उसके अंदर भी पर्टिकुलर कोई मछली होगी। अब उन्होंने बिल्कुल संकल्प कर रखा था कि ये मेरे को नहीं खानी है। अब काफी समय से उन्होंने ये कर रखा था। एक समय किसी पार्टी में या किसी के अंदर गए, तो वहां वो लोग जानते भी थे कि भाई इन्होंने छोड़ रखी है, तो भी अब वो सामने से पूछते हैं क्या क्या मेन्यू बनाया आपने, तो उन्होंने कहा भी ये बनाया है। वो पर्टिकुलर चीज तो देखिए आप खाते नहीं है, हालांकि बनाई वो भी है। अब वो अंदर से कोई रिप्रेस डिजायर है, वो उसके बारे में इंक्विजिटिव, अच्छा वो भी बनाई है, अरे बन तो चलो देखते हैं कैसी बनाई है कैसी नहीं बनाई है। अब वो इस तरीके के सरकमस्टेंसेस इस पैदा हुए, और ही एंडेड अप, थोड़ा सा उसका टेस्ट उन्होंने किया। अब जैसी आंतरिक चेतना तो थी ही, उसके अंदर बिल्कुल अग्नि प्रज्वलित हो गई कि ये क्या कर दिया। एक बहुत गहरी ग्लानि उनको हुई अंदर से, ये तो अपन ने जो एक संकल्प किया था उसको वायलेट कर दिया। तो इतनी गहरी उनको पीड़ा हुई, बहुत गहरी पीड़ा हुई। तो शाम के समय, रात के समय, वो बिल्कुल इस भाव में आ गए कि अपन कोई किसी लायक ही नहीं है। अपन कोई संकल्प करते हैं, उस संकल्प को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, ये क्या बात हुई। तब इतनी ज्यादा उसके अंदर वो ग्लानि में, जुगुप्सा के अंदर वो थे। तब श्री अरविंद का अंतर्दर्शन हुआ, उनको प्रकट होके उन्होंने कहा कि भी आज के बाद तेरे को ये जो इसके प्रति जो डिजायर है, फिश के प्रति, वो नहीं रहेगी। तो बाद में उन्होंने ये बात उनको लिख के भी श्री अरविंद को पूछी कि भैया आप काम पहले भी कर सकते थे, मेरे को ऐसी स्थिति में डालने की क्या जरूरत थी जहां मेरे से आप ये काम करवाते हो, मेरे को इतना ज्यादा इसके लिए पश्चाताप करना पड़ता है। तब फिर आप अपीयर होके कहते हो चलो ठीक है, अब आगे से तेरे को इसके बारे में जैसी डिजायर है वो अब तेरे को उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो श्री अरविंद ने कहा इससे पहले तेरी ओपननेस नहीं थी, इस इंस्टेंस ने तेरी ओपननेस इस तरीके से तैयार कर दी, और उसके माध्यम से जो है कृपा ने काम किया, और तेरी जो हैबिट थी उसको वो ओवरकम कर पाई। तो ये तो इसका हो गया कि किस तरीके से इनको किया जाए। हर जने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, पर मेन बात तो ये है कि अगर आपकी विल जो है वो जागृत न हो, अगर आपका जो उद्देश्य है जीवन के अंदर वो इतना जागृत न हो, तो आपकी जो डिजायर्स हैं वो ऐसे आपके कान में फुसफुसाएगी, बाहर से ऐसी सरकमस्टेंसेस पैदा कर देंगी। आपने कोई चीज छोड़ रखी है कि ये चीज मेरे को नहीं खानी, पता चले 2 दिन बाद के अंदर कोई आदमी आपको सेम वही चीज ऑफर कर रहा है, आपको वो गिफ्ट कर रहा है। आप हजार तरीके के बहाने बना सकते हो कि घर पे तो और 10 चीजें थी, नहीं थी खाने की, बस पर्टिकुलर वही एक चीज बची थी, अब मैं क्या करता। और खाली खाने की ही नहीं, हजारों हजार चीजें हमारे जीवन के अंदर होती है। तो क्या होता है कि वो डिजायर्स अपने आप में, अगर वो उनमें इस तरीके की शक्ति न होती, तब तो हम चाहते और तुरंत छोड़ देते उसको। पर उसके साथ एक छोटी छोटी ऐसी शक्तियां, छोटी छोटी ऐसी होस्टाइल फोर्सेस होती हैं जिनको आपको निगेट करने में, आपका प्रतिरोध करने में, और अगर आप सीरियसली भगवान की ओर जा रहे हो तब तो फिर बाद में आपका हर पग के ऊपर विरोध करेंगी वो। तो डिजायर्स जो हैं वो आपके इन और अराउंड, आपके अंदर ऐसी चीजें पैदा कर देंगी। जैसे माँ का एक उदाहरण, उनको पर्टिकुलर एक डिश जो है बचपन के अंदर ही उनको प्रतीत हुआ, ऐसा कोई पर्टिकुलर डिश थी वो उनको अच्छी लगती थी, उन्होंने कहा कि मैं इसको नहीं खाऊंगी। अब टेबल के ऊपर उनके सामने वो पर्टिकुलर डिश, उन्होंने ये देख लिया कि इन डिजायर्स वगैरह के पीछे कुछ एंटिटीज हैं। बचपन में माँ सोचती थी कि शायद ये एंटिटीज सबको ही दिखते होंगे, ये जो सत्ताएं हैं प्राणिक जगत की या सूक्ष्म भौतिक जगत की सत्ताएं हैं, माँ को लगता था सबको ही नजर आती होंगी। हालांकि काफी बाद में उनको ये पता चला कि उनको ही विशेष रूप से ये सूक्ष्म दृष्टि है, उनको ये दिखती है, सबको वो नजर नहीं आती। तो वो उनके ऊपर इतना दबाव बना रही थी कि तेरे को ये डिश खानी ही है। तो माँ ने ये कहा कि मेरे को बिल्कुल ही नहीं खानी।
तो कुछ दिन तक 72 घंटे या कितने घंटे तक उन्होंने कहा उन सब ताकतों ने मिलके मेरे जीवन को नर्क बना दिया, और उसके बजाय मतलब उसके अलावा उस डिश को, उसकी ग्रीड के अलावा कोई दूसरा विचार मन में नहीं आए, और ऐसे लगे कि सारी दुनिया बस इसी के ऊपर आधारित है, बस ये डिश तो खानी ही जरूरी है। पर माने का मैंने पूरा उसका प्रतिरोध किया अपनी विल पावर से, जब तक कि वो टूट ही नहीं गई, और कहा कि मैं पूरे जीवन भर उनकी क्रिया से मुक्त हो गई। तो ये एक समाधान है। ये इस बारे में गीता के अंदर भी है, संयम और निग्रह, ये दो अलग अलग तरीके की चीजें हैं। अभी एक बार तो अपन ये पढ़ लेते हैं, पर इसके बारे में अपन आगे अगली बार चर्चा करेंगे। पहले तो ये डिजायर बिलोंग्स, ये यहां से स्नेह, ये पूरा पढ़ ले अपने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये तो भयावह चीज भी है। आप सोचते हो कि सरकमस्टेंसेस पैदा हो गए, पर ये तो बात ही दूसरी है। सरकमस्टेंसेस तो वो आपकी डिजायर्स जो हैं वो पैदा कर देती हैं। तो अब आश्वस्त कैसे हो व्यक्ति, ये श्योर कैसे हो कि जो बाहर सरकमस्टेंसेस जो आपको लगते हैं पैदा हो रहे हैं, वो आपकी डिजायर्स ने नहीं पैदा किए हो। आप जिस तरीके से चीजों को देख रहे हो वो उन्हीं के द्वारा पैदा किए न हो, ये क्या पता। भाई अभी तो अपने अंदर थोड़ा बहुत भी डिस्क्रिमिनेशन पावर है ही नहीं, तो इसमें तो संदेह इस बारे में नहीं होना चाहिए कि उन्होंने किए हैं या नहीं किए हैं। इस बारे में तो हमको बिल्कुल सुनिश्चित ही होना पड़ेगा। सारे सरकमस्टेंसेस, अभी तो हम उनकी गोद में हैं 24 घंटे, और कोई दूसरा काम ही नहीं है। खाली कोशिश ये है कि कैसे डिजायर्स की पूर्ति की जाए। जो उद्देश्य जो हम कहते हैं वो तो एक डेकोरेशन मात्र है, जो जीवन को उतने भद्दे रूप में हमको प्रस्तुत नहीं करता। कि जैसे कोई एक गंदा सा भद्दा सा व्यक्ति है, उसको आप डेकोरेट कर देते हो, उसको थोड़ा सा उसको मेकअप उसका कर देते हो, वैसा मेकअप है कि हमने जीवन में ये उद्देश्य ले रखा है। वो हर व्यक्ति अपना मेकअप करके रहता है, क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारी बुद्धि बेसिकली क्या है, हम जो कोई भी कृत्य करते हैं उनको जस्टिफाई करने का काम करती है, और ये उसका मेन ऑफिस है, उसका मेन काम ही यही है। अगर ऐसा न होता, अगर आप अपने ट्रू कलर्स में अपने आप को देख लेते, तो शायद इस तरीके से जी ही नहीं पाते। आपका जीवन जिस तरीके का है, अगर उसके सच्चे रंग आपको दिख जाते, बड़े भयावह हैं। हमारे सारे सोच समझ, हमारे तौर तरीके, हमारे भाव बहुत ही अपरिष्कृत, बहुत ही भद्दे हैं। एक्ट्स जो है बहुत मीन, सेल्फ सेंटर्ड। अब उसमें डेकोरेशन है कुछ जो अच्छा लगता है हमको, अदरवाइज तो खुद के साथ हम जी कैसे पाते। किसी दूसरे व्यक्ति से तो हम भाग सकते थे, खुद के सोच विचार और हमारी जो संरचना उससे कैसे भाग जाते। तो जो हमारी बुद्धि है, जो माइंड है हमारा, उसको जस्टिफाई करने का काम करता है सारे दिन, और वो हमारी एग्जिस्टेंस को पॉसिबल बनाता है। नहीं तो हम एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते हम जैसे हैं वैसे के साथ। तो अभी आगे इसको पूरा एक बार पढ़ लेते हैं, और अगली बार इसके बारे में सारे आप लोग पॉइंट्स बना के लेके आएंगे, और इसकी और इन डेप्थ चर्चा करेंगे अपन। इसको आगे पढ़ो स्नेहा। Desire belongs to the vital domain, but at the core of this desire, there is always a thought, and the desire becomes all the more active and dynamic when it holds in itself this power of mental formation and the power of vital realization. The vital is the center of dynamism of the being, of active energy, and the two combined make something very strong, which has a considerable tendency towards realizing itself. Besides, everything in the universe tends towards manifestation, and things which are prevented from manifesting lose by that very fact their force and capacity. Most of the methods aiming at self control have indeed made use of repression, of the suppression of movements, with the idea that if one continues this suppression long enough, one succeeds in killing the element that is not wanted.
This would be quite true if it were a question only of the physical world. But behind the physical world, there is the subconscious world. And behind the subconscious world, there lies there lies the immensity of the inconscient. And what you do not know is this, that unless you destroy within you the desire itself, that is, the seed of the formation, this formation which you are preventing from manifesting is, so to say, repressed in the subconscious, driven down and repressed right at the bottom. And if you go and search in the subconscious, you will find that it is waiting there to do its work. That is why so many people who have for years and years been able to control an unwanted movement are suddenly taken by surprise when this movement rushes up from below with all the greater force the longer it has been repressed. Hence, dreams are of great use because this movement of repression exists no longer. The conscious will not being there, for it falls asleep or goes elsewhere, and the desire repressed below leaps up and manifests itself in the form of dreams. So much so that you come to know a good many things about your own nature. That is why it is said that man can discover in sleep and dreams his true nature. It is not his true nature, his deeper nature, which is his psychic nature, but the spontaneous, uncontrolled nature. इस बारे में देखिए, अगली बार भी अपन इसको लेना पड़ेगा, इस चीज को, क्योंकि एक पैसेज में तो सारी बात, माँ भी एक कोई कॉन्टेक्स्ट में जिसमें ये चीज कह रही है, भाई इसमें जो चीज ये कह रहे हैं वो एक चीज तो ये है कि सबसे पहले जब आप कोई सप्रेशन करते हो उसको मैनिफेस्टेशन का चांस नहीं दे। आपको कोई डिजायर है, आप कोई चीज करना चाह रहे हैं, पर वो डिजायर आप उसका एक्सप्रेशन को रोक देते हैं कि नहीं ये गलत बात है, आपकी नैतिक प्रकृति है, अगर वो न हो तो सोचिए समाज के अंदर कोई तरीके का अनुशासन हो पाएगा? ये तो बहुत ही अराजकता हो जाएगी इस समाज के अंदर। इसलिए आपकी नैतिक प्रकृति, ये तो एक सामान्य चीज है कि ऐसा नहीं करना चाहिए समाज के अंदर। ये हर समाज की अपनी नैतिकता है, उसके अपने तौर तरीके हैं। समाज के अंदर आप दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं उसके तौर तरीके हैं। हालांकि नैतिकता के तौर तरीके भी इस पे आते हैं कि भी अंदर से सारे जो हैं आत्मा के अंदर एक हैं। उस एकता को जब आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हो, किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हो जो उचित नहीं है, तो वो एकता, आपका जो एक आंतरिक आत्मिक संबंध है वो वायलेट होता है। इसलिए सारी नैतिकता मूलतः तो आती अंदर से है कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे जैसे आपके डीपर इश्यूज अराइज होते हैं कि भी करना क्या चाहिए, आपके ऐसी 5 चीजें हों जहां आपके क्लैश हो ड्यूटीज के अंदर, कोड्स ऑफ कंडक्ट के अंदर, जैसा कि अर्जुन के सामने था। उनको अगर मारता है तो गुरु की हत्या हुई, ये पाप हुआ। नैतिकता बोलती है नहीं, गुरु को तो नहीं मारना चाहिए, सगे संबंधी हैं उनको नहीं करना चाहिए, आप उनके साथ जैसा ये व्यवहार कर रहे हो। पर उसके साथ साथ उनका ये एक कोड ऑफ कंडक्ट ये भी है क्षत्रिय का कि आप अधर्म के लिए है उसके लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि उसके सामने कितनी कितनी सारी चीजें एक साथ आके उपस्थित हो जाती हैं। तो जो नैतिकता है आपकी, उनमें कौन सी प्रिवेल करेगी, कौन सा नियम जो है उसको माना जाएगा, वो इसके ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा ज्यादा डीपर है।
तो इसीलिए भगवान ने कहा क्योंकि मेरी इच्छा है इसलिए तू लड़ाई करेगा। अगर और कोई भी कारण है उनसे तू लड़ाई करता है या युद्ध करता है तो उसके तेरे परिणाम होंगे। पर तू अगर इसलिए युद्ध करता है क्योंकि ये ऐसा मेरी इच्छा है, तू अगर नहीं भी चाहेगा तो तेरी प्रकृति इसके लिए तेरे को मजबूर करेगी, पर उसमें कोई स्पिरिचुअल वर्च्यू नहीं है। तू फिर भी देखेगा कि अधर्म की जो है वो पराजय हो रही, जो अधर्म है वो उसकी विजय हो रही है और धर्म की पराजय हो रही है। तो तू लौट के फिर आएगा युद्ध के अंदर, पर उसमें कोई स्पिरिचुअल वर्च्यू नहीं होगी। तो जितनी भी हम डिजायर्स को रिप्रेस करने की कोशिश करते हैं वास्तव में किससे करते हैं? हमारी नैतिक प्रकृति से, कि भी ये करना तो ठीक नहीं है। समाज के अंदर यही तो करते हैं हम, कि कितनी कितनी डिजायर्स हैं कि ये तो अच्छा नहीं लगेगा, ये तो जो एटिकेट्स है मैनर्स है उनके तरीके से नहीं है। आपके मन में तो है कोई पर्टिकुलर कोई चीज, किसी दूसरे का शेयर है उसको खा जाने की, उसको हड़प लेने की, पर आपको ये लगता है नहीं, ये तो आपकी जो डेकोरम है उस जगह का उसके तरीके से ये नहीं है, या आपकी नैतिक प्रकृति उसको सपोर्ट नहीं करती। पर इसमें जो जब आप उस एक्सप्रेशन को रोक देते हैं तो फिजिकली तो आपने उसको रोक दिया, पर अंदर से तो कोई चीज आपकी फिजिकल ने ही तो नहीं करी, मन तो उस काम को कर चुका है, मन ने तो वो काम कर दिए। इसलिए मन के स्तर के ऊपर तो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हो चुके हैं। आपने किसी के साथ जो एफिनिटी है, कोई किसी के साथ प्रेम है, सद्भाव है, वो तो वायलेट कर चुके हो आप। इसीलिए आप ये देखिए कि आपका अगर किसी से बहुत गहरा प्रेम है तो आप उसको एक्सप्रेस अपने एक्ट्स में न करो तो भी वाइब्रेशन पहुंच जाता है। और किसी के प्रति अच्छे विचार आपके नहीं हैं, पर बाहर से आप बहुत उसके प्रति अगर अच्छाई दिखाएं भी, तो भी उस व्यक्ति को आपकी जो अंदर से जो उसके प्रति जो भी भाव है वो उस तक पहुंच जाते हैं जीवन में। इसीलिए आप ये देखिए कि जाने अनजाने आपके वाइब्रेशन से दूसरे प्रभावित होते हैं आपके चारों तरफ। तो आप ये कहते हैं मैंने तो ऐसा कोई एक्ट नहीं किया। अरे भाई, आपका एक्ट जो है वो आप फिजिकल एक्ट को तो आपने शायद रिफ्रेन कर लिया हो, पर आप अंदर तो सारा काम कर चुके हो। चाहे प्रेम के अंदर कर चुके हो, चाहे उससे द्वेष से, घृणा से, आपकी जो भी सेल्फ सेंटर्ड प्रकृति है उससे आपने सारे काम तो अंदर कर लिए होते हैं। तो जब डिजायर रिप्रेस होके आपकी डीपर लेयर्स के अंदर चली जाती है, वो कोई भी दिन वहां से स्प्रिंग अप करके, जब आपकी विल अवेक न होगी, जिस दिन विल अवेक का मतलब जब आपकी जो एस्पिरेशन है, हमारे लिए हम ये मानते हैं, या आपने जो कोई डीपर उद्देश्य लिया है जीवन में, क्योंकि उसके लिए ही ये बात लागू होती है। अदरवाइज व्यक्तियों के लिए अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना तो उसका मेन उद्देश्य है। वो कह रहा है अदरवाइज तो जीवन जीना ही क्यों चाहिए, मैं कमाता किस लिए हूं, मैं किस लिए मेहनत कर रहा हूं। तो अगर ये बात उठती ही तब है जब आपके जीवन में कोई डीपर उद्देश्य हो, आप कोई आत्म अतिक्रमण, आप जहां हो उससे आगे जाने की अभिप्सा रखते हो, तब ये बात उठती है कि जो डिजायर्स है आपकी, उसको आपको किसी हायर और डीपर लाइट के अंदर उसको रोकना होगा। अब इसमें इसका डायनेमिज्म बड़ा सूक्ष्म है, क्योंकि कई बार ये लगता है इसके अंदर कि भाई ये तो आपके सबकॉन्शियस में जाके छिप गई और कोई दिन फिर से आएगी और सब जगह आपके जैसे, वो कहते हाथी नहा के वापस जाता है, पूरा मिट्टी अपने ऊपर डाल लेता है, कीचड़ फिर से डाल लेता है। पर इसकी एक साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है। देखिए, जब आप उस डिजायर को किसी हायर लाइट में रोकते हैं तो आपने हायर लाइट को स्थान दिया। जिस भी विवेक के कारण आप उस डिजायर को रोकते हैं, खाली इसलिए नहीं कि ये अच्छा नहीं लगेगा। अभी कोई व्यक्ति है, इसके सामने मैं ऐसे खाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये चला जाता है तब खा लेता हूं, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो एक जनरल जो सामान्य जो जीवन के अंदर एटिकेट्स की हम जिसको बात कहते हैं वो है। पर अगर हम डीपर एस्पिरेशन और किसी उच्चतर जीवन, माँ के लिए जीवन की बात करें, हम डिजायर्स को रोकेंगे किस आधार के ऊपर? माँ की जो चेतना है उसको स्थापित करने के अंदर हम ये सोचेंगे ये चीज जो है ये हमको रोकनी चाहिए, ये चीज को हमको एक्सप्रेशन नहीं देना है। पर ऐसा करके आप स्ट्रोंग बनाते हो माँ के प्रति आपका जो कमिटमेंट है।
उसकी जो चेतना है, उसकी आने की यहाँ जो संभावना है, उसकी चैनल को और खोल देते हो। इसलिए खाली आपने डिजायर को रोका नहीं, आपने जो हायर फोर्स है उसको भी स्ट्रोंग कर दिया। आपने अपने आप को भागवत शक्तियों की साइड में खड़ा कर दिया, उसको रोक के। तो अपने को शुरुआत तो इसी से ही करनी होगी। हालांकि डीपर लेयर्स के ऊपर ये जाती जाएंगी, आप में जैसे जैसे मां की चेतना आती जाएगी, उस प्रकाश में धीरे धीरे शुद्धिकरण भी होता जाएगा। प्योरिफिकेशन जो है आपके जाने अनजाने, सोचे बिना सोचे, जब आप माँ की वाणी से जुड़ते हो, धीरे धीरे उनकी चेतना में आप उस उतने समय तो कम से कम प्रवेश करते हो। तो उसकी चेतना के द्वारा जो सहज उस जगह की जो खुशबू है, जैसे आप कोई स्थान पे गए, बहुत अच्छा वातावरण है, चारों तरफ इतनी सुंदर खुशबू है, बहुत बढ़िया वहां का जो माहौल है, आंतरिक जो चेतना है, वो भी सपोज ऋषियों का कोई आश्रम है, आप पूरे उसमें तरोताजा हो जाते हैं। तो वैसे ही जब आप माँ की चेतना में जाते हैं तो आपको नव ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो खाली डिजायर को रोकना ही नहीं है, ये अपने आप को नई ऊर्जा से भरने का एक तरीका भी है। और उसके कारण उन माँ की चेतना है, माँ की शक्ति है, उनकी फोर्स है, जो 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 एट्रीब्यूट्स माँ की चेतना के साथ, माँ की उपस्थिति के साथ, उनकी कृपा के साथ हो सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आपके जीवन में आने लगते हैं। और तभी उसकी सहायता से, उसकी शक्ति से आप ज्यादा से ज्यादा जो भारी, जो ऊंचे दुर्ग हैं, जो शिखर हैं, उन पे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप वर्तमान जो हमारा वोल्टेज है, जो हमारी शक्ति सामर्थ्य है, उससे हम जितना अभी कर पाते हैं उतना ही कर पाते हैं। हालांकि सिंसियरिटी ये डिमांड करती है कि आज मेरे पास जितने साधन है कम से कम उसको तो मैं अप्लाई करूं। तो डिजायर्स की ये बात है कि प्रैक्टिकल के अंदर क्या होता है, ये बहुत साइकोलॉजिकल चीज है जो अभी मैं बता रहा हूं। ये सारी प्रक्रिया की अगली बार हम चाहेंगे कि चर्चा हो। इसमें बहुत बहुत तरीके की चीजें हैं, और अगर आप इसको अपने जीवन के साथ करके देखिए कि जब आप कोई डिजायर को फुलफिल करते हैं, उसकी बजाय जब उस डिजायर को रोक के आप उसको रीमोल्ड कर देते हैं, या कोई हायर विधान, मां की चेतना को आप स्थापित करते हैं, या उसको रोक डिसिप्लिन करते हैं, जैसे ही किसी भी चीज का तुरंत आपके अंदर कोई हायर फोर्स काम करती है। आपके मुंह का जो स्वाद है, उसको फुलफिल करने से जितना कड़वा होता है, उतना ही उसके आपके अंदर एक बहुत गहरा जो है, एक शांति है, एक अच्छा भाव है, एक विजय का भाव है कि आज कोई अच्छा काम किया। आपकी जो निम्न प्रकृति है उसके ऊपर आपने अंकुश लगाया, उसके ऊपर लगाम लगाई। ये तो पर हम इसको प्रैक्टिकल टर्न कैसे दें, मतलब अपने जीवन में करें क्या। नहीं तो जनरली कुछ पंथ या कुछ संप्रदाय या कुछ थॉट या कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो ये कहते हैं नहीं, इनको दबाना नहीं चाहिए, इसको तो पूरा फुलफिल ऐसे करना चाहिए जब तक कि आपका इनसे मन ऊब नहीं जाए। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। आप जब उसको फुलफिल करना शुरू कर देते हैं तो प्राणिक शक्ति ऐसी है, आप सोचते हो प्राण जो है वो शरीर है। वही तो ये कह रहे हैं कि अगर वो खाली शरीर ही होता तो उसका एक्सप्रेशन भौतिक रूप से रोक देते, वहां तो ठीक हो जाता। पर एक्सप्रेशन भौतिक रूप ही तो नहीं है ना, आपके अंदर उसकी सारी चीज है। तो जब भौतिक रूप से आप रोक देते हैं तो आप ये सोचते हैं कि फुलफिल करने से भौतिक तो है वो तो थक जाएगा, पर प्राण भौतिक नहीं है। ज्यादा भटकन कर देता है। और एक लेवल पे इंसेंस ऐसे कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको घोर पीड़ा में इतना आनंद आता है। कुछ जातियां हैं, उन्होंने जो अपने कैदी हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनको इतना सता सता के और सजा देने का, मारने का उनका तरीका है, क्योंकि उनको उसमें वाइटल को आनंद आने लगता। तो अगर हम ये सोचें, जैसा कुछ लोग कहते हैं, एडवोकेट करते हैं इस बारे में, कि वाइटल को या डिजायर्स को रोकना नहीं चाहिए,
उनको फुलफिल करना चाहिए। तो कुछ लोग ये कहते हैं मर्यादा में फुलफिल करना चाहिए, बिल्कुल लगाम नहीं लगानी चाहिए। कुछ कहते हैं बिल्कुल लगाम लगा देनी। कुछ जो है वो कह रहे हैं इसको बिल्कुल जीवन को मार ही डालना चाहिए, जैसे कि जो तपश्चर्यात्मक जो जीवन होता है, एसेटिक जो जीवन है, वो क्या मार डालो इसको। तो बैलेंस आए कहां से, मतलब अपन कहाँ रोकना चाहिए? क्या बीच में रोकना चाहिए कि थोड़ा फुलफिल करना चाहिए, थोड़ा नहीं फुलफिल करना चाहिए, या सारा ही फुलफिल करना चाहिए? तो कहाँ हम इसका बैलेंस सोच सकते हैं, ये एक प्रश्न है। फिर करना चाहिए या नहीं चाहिए इसको रिप्रेस, और क्या रिप्रेस करने से मतलब करेंगे किसकी लाइट में, कैसे करेंगे, और ये किसी भी दिन उभर के आएगी और सारे को फिर मीडिया में कर देगी। सारे इश्यूज हैं क्या इस बारे में? क्योंकि आज स्नेहा को जान तो मेरे ख्याल से ये बात इतनी है, ये तो क्लियर है। इस बारे में अगर कोई बात हो तुरंत के अंदर वो हो तो अपन इसको ले, अदरवाइज इसके बारे में आप अपने नोट्स बनाइए कि आपने इस बारे में अपने जीवन में क्या ऑब्जर्वेशन किया है, और इस एक सप्ताह में कोशिश ये कीजिए बारीकी से देखने की, पीछे के और अभी के, क्योंकि डिजायर्स तो सारे दिन 24 घंटे हमारे लगी हुई है। हम इसको खाली एक मानसिक रूप से समझने की बजाय इसको एक प्रैक्टिकल व्यावहारिक तरीके से समझने की कोशिश करें, और इसके संबंध में और जो चीजें होंगी वो अगली बार इसमें आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। अभी कोई चीज है तो बोलिए, अदरवाइज इसको अपन यही रोक देते हैं आज। हाँ भैया, हेलो। जी। ये हमको जरा समझाइए कि नीड और डिजायर में हम कैसे अंतर करें। जो हमारा नीड एक होता है और एक डिजायर है, तो ये जो नीड है, ये नीड क्या चीज है? अगर हम इसका आवश्यकता। जी, जो हमारी रियल में जो आवश्यकता है, तो उसको अगर हम उसको हाँ कहें कि डिजायर है, तो अपने नीड और हाँ, डिजायर के दोनों में कैसे हम इसको भेद करें, कैसे देखें इसको कि क्या हमारी नीड देखिए है? इसके साइकोलॉजिकल तरीके हैं, माँ ने बताए हैं। आपकी डिजायर है, आप उसको ये बोलिए कि नहीं मैं इसको फुलफिल नहीं करूंगा, तो कहीं अंदर से एक थोड़ा सा उसके प्रति वायलेंस आता है, एक ये आपके कोई अंदर कोई ऐसी चीज है जो कहती है नहीं ये तो होना ही चाहिए। तो आप समझ जाएंगे कि भी ये आपके अंदर कोई डिजाइन, वो नाराजगी जताएगी, वो कई और ऐसे रंग में सामने आएगी कि वो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये आपकी डिजायर है। जहां तक आवश्यकता की बात है, देखिए आवश्यकता के कारण आप शरीर को आप बहुत अच्छा भोजन दे सकते हैं। जो व्यक्ति एक साइंटिफिक तरीके से सोच के भोजन करता है, वो हो सकता है कि 10 वैरायटी 15 वैरायटी भोजन में ले रहा हो, पर उसमें ग्रीड का एलिमेंट नहीं होता। और ग्रीड के कारण जब आप खाते हैं उसमें, और शरीर के तरीके से जब आप भोजन करते हैं, उन दोनों में अंतर है। ये साइकोलॉजिकल तरीके हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये अपन अगली बार जरूर टच करेंगे इस बात को। यही तो प्रैक्टिकल बात है कि हम ये कैसे पता चला कि ये डिजायर है और ये आवश्यकता है। दूसरे कि ये डिजायर है और ये, या फिर ये संकल्प शक्ति है। व्यक्ति जीवन में कोई हायर चीज करना चाहता है, वो भी तो अंदर से एक, भाई अंदर से ही आती है सारी चीज। आप उनको एस्पिरेशन का नाम देंगे या आप उसको डिजायर का नाम देंगे, आप उसको संकल्प शक्ति का नाम देंगे, तो हर चीज अलग अलग है। ये शेड्स को जानना बहुत जरूरी है। तो हम ये चीज नोट कर लेते हैं, और अगर मेरे को बीच बीच में जैसे आपने ये कहा, ये अगर ये बीच बीच में मेरे को तो इससे संबंधित माँ और श्री अरविंद ने क्या कहा है वो हमारी चर्चा के अंदर सारी चीज को सम्मिलित कर सकते हैं, जिससे कि ये खाली कोई एक फिलोसॉफिकल या कोई एक सिद्धांत के जैसी कोई बात नहीं रहेगी, हमारे जीवन से सीधे ही ये इसका महत्व बन जाएगा। तो इसलिए जैसे ही आपको इसके विषय में कि भी डिजायर और ये क्या, डिजायर में जैसे आपने कहा डिजायर और नीड,
डिजायर और संकल्प शक्ति कि कितने लोग जो काम तो करते हैं, भगवान कृष्ण भी काम कर रहे हैं और एक आम व्यक्ति नहीं कर सकता, उससे ज्यादा महत कार्य करते हैं। शंकराचार्य जी ने तो बहुत छोटी उम्र में कितने कितने महान व्यक्ति आए हैं, बहुत थोड़ी सी उम्र के अंदर काम करके चले गए। तो क्या वो डिजायर के कारण कर रहे थे? कितने लोग हैं जो बहुत अच्छे से, आप ये देखिए कि आपको चाय के प्रति आसक्ति है तो चाय का टेस्ट वास्तव में आपके सामने 20 प्याले चाय के हैं अलग, आप उनका सच्चा स्वाद नहीं बता पाएंगे। उसका स्वाद बताने के लिए भी आपको थोड़ा तटस्थ होना पड़े। वैसे ही आप भोजन का अगर स्वाद है, अगर आपके डिजायर है उसके लिए, तो आप उसका सच्चा स्वाद भी नहीं ले पाएंगे। जीवन के अंदर अगर किसी के प्रति आसक्ति है तो आप सच्चा जो उसके प्रति जो आपके संबंध हैं लोगों से, वो भी आप नहीं निभा पाएंगे। सच्चे संबंध भी आप तभी निभा पाते हैं जब आप थोड़ा सा तटस्थ होते हैं। उसी तरीके से देखिए, अगर डिजायर्स होंगी तो हम सच्चाई से वो चीज कर ही नहीं पाते। जैसे भय अगर आपको है तो भय के मारे आप जो सच्चा रेस्पॉन्स किसी स्थिति को, व्यक्ति को, किसी चीज को जो देना चाहिए वो आप दे नहीं पाते हैं, क्योंकि आप तो भय से कांप रहे होते हैं। तो इसी तरीके से जब आप में डिजायर होती है तो जो नेसेसरी रेस्पॉन्स है उस चीज के प्रति वो दे नहीं पाते हैं, कि उस चीज को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये भी नहीं जान पाते। और डिजायर है तुरंत आपकी बुद्धि को हर लेती है, आपकी जो इंटेलिजेंस है उसको आच्छादित कर देती है। यही तो बात इसमें चल रही है कि बुद्धि अगर इसके साथ में हो, वाइटल इज द सेंटर ऑफ डायनामिज्म ऑफ द बीइंग, और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि आपका मेंटल फॉर्मेशन भी होता है इसके अंदर, माइंड आपका उसके साथ काम करता है। और ये तो बहुत भयावह कॉम्बिनेशन हो जाता है। ये इसको बार बार इस पैसेज को पढ़ के, इसमें इतनी चीजें हैं कि शायद 2 क्लास भी हम जितनी गहराई से पहले कर रहे थे उस तरीके से अगर इसके एक एक तार को लेने की हम जितना समझते हैं, बाकी तो हम और कितना तार ले सकते हैं इसका। पर ये अच्छा है आपने जो कहा है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए और मेरे को सारे मिला के आप मैसेज कर दीजिए, तो अपन इसको अगली चर्चा के अंदर ले सकते हैं। तो स्नेहा